Hello, my dear students. This is Ayushi Agarwal. आज again I am here for you with this class 10th CBSE compartment and improvement exam mathematics standard mathematics question paper set 1. अभी कुछ दिन पहले हमने सेट 3 डिस्कस किया था. आज we will discuss set 1. जैसे कि आप सभी जानते हैं मोस्टली क्वेश्चंस तो सिमिलर ही होते हैं, कुछ क्वेश्चंस अलग होते हैं, बट मैंने आपके लिए मैं आपके लिए पूरा क्वेश्चन पेपर दोबारा लेके आई हूँ. पूरा क्वेश्चन पेपर हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे. उसमें आप ये भी देख लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन अलग है, कौन सा क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन के सीक्वेंस अलग है, क्या अलग है, पूरी चीजें आप देख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. First question. ये question, if the roots of a quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 are equal and opposite in sign, then अगर आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दिस और उसके इक्वल्स अगर रूट्स अगर इक्वल हैं और ऑपोजिट असाइन में, तो इनमें से क्या पॉसिबिलिटी है? a 0 होगा, b 0 होगा, b नॉट इक्वल टू 0 होगा या a इज लेस देन b होगा. सो this question option B is correct because when B is equal to 0, जब आप B को equal 0 के put करेंगे तो what you will get? You will get ax square plus c equals 0 and this will give you two roots, two equal roots. Okay, next question. Three lines K1, K2, K3 represent three different equations as shown. Represented three K1 and K3, x is equal to 3, y is equal to 0, and the equations represented K2 and K3 are x is equal to 4 and y is equal to 1. Which of the equation is the equation of line 3? Okay, तो देखिए यहाँ पे आपके ग्राफ है, ग्राफ में K1 और K2 लाइंस की इक्वेशंस दी हुई हैं आपको, और आपको पूछा है कि K3 लाइन की इक्वेशन क्या होगी. अब आप देख रहे हैं ग्राफ में कि K1 और K2 लाइन को K3 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो K3 लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए जस्ट हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है कि जो आपको चार ऑप्शंस दिए हैं इनमें से ये जो आपको पॉइंट दिए हैं 3,0 और 4,1 ये कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो आप देखेंगे कि जो आपका ऑप्शन ए है जिसमें इक्वेशन दी हुई है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये वाली इक्वेशन जो है ये दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रही है. तो जब ये दोनों इक्वेशन को एक लाइन सेटिस्फाई कर रही है तो यानी कि फर्स्ट आंसर विल बी करेक्ट, क्योंकि जब भी दो लाइंस को एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उस लाइन पे जो भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स ये वाली लाइन सेटिस्फाई करेगी. K1 और K2 लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आपके होंगे सारे पॉइंट्स को K3 लाइन सेटिस्फाई करेगी. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल? हाउ मेनी जीरोस डज इट हैव? आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे साइड में ग्राफ दिया हुआ है. इस ग्राफ में आपको बताना है कि इस ग्राफ में कितने जीरोस है. तो ये तो बहुत इजी है, आपको पता है लाइन एक्स एक्सिस को यहाँ पे इस ग्राफ ने 3 टाइम्स कट किया है. सो दिस इक्वेशन हैव 3 zeros. This graph have 3 zeros. Next question. The pair of linear equations for this equations have unique solution. You know very well कि unique solution की क्या property होती है, क्या condition होती है. A1 by A2 equals not equals B1 by B2. अब आप A1, A2, B1, B2 की values put करेंगे तो you will get what? You will get option B. K is not equal to minus 4 by 5. Next question. The sum of ages of Sanya and Yogesh is 50 years. If now Sanya is twice as old as Yogesh as 5 years ago, then the present age of Sanya is. ठीक है, आपको बोला गया है कि सानिया और योगेश की एज 50 इयर्स है. अब अगर सानिया की एज योगेश की एज से 2 गुना है जो कि योगेश की एज 5 इयर्स पहले थी, तो सानिया की प्रेजेंट एज क्या है? तो एस और वाई हमने मान लिया है. सानिया और योगेश की एज, सानिया और योगेश की एज का सम कितना दिया हुआ है आपको? 50 दिया हुआ है. और सानिया की एज क्या बोला हुआ है? ट्वाइस है किसके? योगेश की एज जो 5 इयर्स एगो थी उसके. तो आपने दो इक्वेशन आपकी यहाँ से बन गई, दोनों को सॉल्व किया तो यू विल गेट द एज ऑफ योगेश 20 इयर्स. बट क्वेश्चन में पूछा है एज ऑफ सानिया, सो आप सानिया की एज भी निकाल लेंगे तो सानिया की एज आएगी आपकी 30 इयर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which term of AP this AP is 0? कौन सा इस AP का टर्म, ये वाला इस AP का कौन सा टर्म 0 होगा? So
आपको फॉर्मूला पता है सभी को, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। उसमें आपने वैल्यूज पुट करी, ए एन का वैल्यू 0 दिया है, ए आपका 21, डिफरेंस कितना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं तो 18 माइनस 21 करेंगे तो -3, और एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो यू विल गेट एन इज इक्वल टू 8। सो हमारा जो 8th टर्म है वो क्या होगा, इस एपी का 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर दिस बीई सी बी डी ए बी एंड सी डी की वैल्यूज दी हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ ए ई। अब ये जो आपको डायग्राम दिया है, इस डायग्राम में दो ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं, दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं इजिली। और सिमिलर प्रूफ करेंगे तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो सारी साइड्स उनकी प्रोपोर्शनल होती हैं, तो साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई। साइड्स प्रोपोर्शनल में आपने एक साइड की वैल्यू आपको निकालनी है, ए वो आपकी कितनी आएगी, 1600 centimeter. So your option D is correct, 1600 centimeter. Moving further, question number 8. Two circles O and N touch each other at point P. डायग्राम में देखेंगे दो सर्कल हैं, जो दोनों सर्कल हैं वो एक दूसरे को पॉइंट P पे टच कर रहे हैं, और तीनों पॉइंट्स जो O P N है वो कोलिनियर है, मींस सेम लाइन पर हैं। सो रेडियस ऑफ सर्कल विद सेंटर O इज ट्वाइस टू दैट ऑफ सर्कल विद सेंटर N। अब जो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस और जो छोटा वाला सर्कल है उसका रेडियस उसके 2 गुना है। बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस छोटे वाले सर्कल के दुगना है, ट्वाइस है। और ओ एक्स का वैल्यू आपको दिया है 18 सेंटीमीटर, आपको रेडियस निकालना है छोटे वाले सर्कल का, स्मॉलर सर्कल का, और यू कैन से सर्कल विद रेडियस एन। सो कैसे निकालेंगे, जब आपने आर मान लिया, लेट आर विद द रेडियस, तो बिगर सर्कल का रेडियस छोटे वाले सर्कल के ट्वाइस है, तो बिगर वाले सर्कल का रेडियस हो गया 2r, स्मॉलर सर्कल का रेडियस हो गया r, और ये आपने r माना ही हुआ है स्मॉलर सर्कल का रेडियस। इसमें आप इजीली पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी, 9/√2। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो रेडियस है और ये जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है, इनके बीच में कौन सा एंगल होता है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। ये हमारी एक थ्योरम है सर्कल्स चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, if in figure there is a circle with center O having 3 segments at points P, T and S, Q and QR is given, radius is given, perimeter निकालना है P, Q, R, S, O। इस डायग्राम में P, Q, R, S, O, इसका डायग्राम में आपको इसका पेरीमीटर निकालना है, सारी साइड्स का सम निकालना है। QR आपको 12 दिया है, QR 12 है, तो आपको पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट ड्रॉ होता है वो क्या होता है, इक्वल है। QT आपका 6 है, QT 6 है, तो आपका QP भी 6 हो जाएगा, और इधर से आपका RS भी 6 हो जाएगा। ठीक है, और रेडियस आपको दिया है 7, रेडियस आपको 7 दिया है, तो आप सब चीज को ऐड कर दीजिए, 7 + 7 + 6 + 12 + 6 अगेन, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 38 सेंटीमीटर, विच इज योर आंसर। Next question. If the base radius of a cone and a cylinder are equal, then their curved surface area are also equal. The ratio of slant height of cone to that of the slant height of cylinder is. So इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि रेडियस है जो कोन और सिलेंडर का इक्वल है और उनका CS से भी इक्वल है, तो स्लैंट हाइट का और हाइट का जो है सिलेंडर और कोन की, उसका रेशियो निकालना है आपको। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2πRH और πRL होता है CSA ऑफ सिलेंडर एंड कोन। इसमें आपको R और R इक्वल है, तो R से R आप यू कैन कट, पाई से पाई भी यू कैन कट, सॉरी पाई से पाई कट करना है, पाई से पाई यू कैन कट। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, L और H का रेशो। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या बच गया आपका, यहाँ पे 2 बच गया और यहाँ पे 1 बच गया, तो रेशो क्या आ गया आपका, 2:1। सो योर ऑप्शन ए इज करेक्ट। मूविंग फर्दर, 11th क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको पूछा है कि 5 ट्रीज हैं आपके, ये क्वेश्चन आपको डायग्राम दिया हुआ है, इसमें 5 ट्रीज दिखा रखे हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पे 5 ट्रीज हैं गार्डन में, और पूछा है कि कौन से ट्रीज के बीच में जो है डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। तो आप इजिली डायग्राम से देख सकते हैं कि जो आंवला और जो मैंगो ट्री है इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है। सो योर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में आपको फिर से वही ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ये एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। आपको बी राइट एंगल दिया है, BCD एंगल थीटा दिया है, AB दिया है, और आपको क्या निकालना है, tan थीटा का वैल्यू, tan थीटा
यानी छोटा वाले ट्रायंगल में थीटा है ना, तो छोटे वाले ट्रायंगल में थीटा है, कैसे निकालेंगे आप? अभी आपको पूरा साइड आपको ए दिया है, तो सिर्फ नीचे वाला साइड कितना होगा, नीचे वाला साइड होगा ए बाय, नीचे वाला साइड आपका हाफ है, ए का हाफ हो जाएगा, तो नीचे वाला साइड आपका कितना हो जाएगा, ए बाय 2। तो नीचे वाला साइड ए बाय 2 हो गया, और ये आपका जो बेस है, बेस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, एसी दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन में एसी आपको दिया हुआ है बी। पहले आप बड़े वाले ट्रायंगल में वैल्यूज पुट कर सकते हैं, और उसके बाद आप उससे बेस निकाल के छोटे वाले ट्रायंगल में वैल्यूज पुट कर सकते हैं, और फिर छोटे वाले ट्रायंगल में जब आप निकाल लेंगे तो आपको टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, विच मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका ए बाय 2 आएगा, और जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका बेस आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इससे आप इजिली बता सकते हैं कि आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपका बेस होगा। मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको डायग्राम, ये टेबल दी हुई है, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। अपर लिमिट्स ऑफ मीडियन क्लास और मॉडल क्लास का आपको डेटा का दोनों का सम बताना है। तो मीडियन क्लास आपकी क्या होगी इसमें, 15। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, सबकी फ्रीक्वेंसीज को जोड़ के उसका हाफ करके आप देखेंगे किसमें लाई कर रही है वैल्यू, और मॉडल क्लास निकालेंगे आप। मॉडल क्लास में सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, हाईएस्ट वैल्यू फ्रीक्वेंसी में किसमें है, 10, उसकी क्या है आपको देखनी है, इसकी अपर लिमिट क्या है, 10। ठीक है, तो इसी तरह से आपकी मीडियन क्लास 15 आएगी, मॉडल क्लास 10 आएगी, और दोनों का सम 25 आएगा। तो योर ऑप्शन सी इज करेक्ट। मूविंग फर्दर, question number 14. At some time of the day, the length of shadow of star on Earth is equal to its height, then the sun altitude is. Okay. आपका जो टावर की हाइट है और जो उसकी शेडो पड़ रही है, दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल, दोनों को हमने क्या मान लिया, x। तो आपको पता है जब भी आपका ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, दोनों की वैल्यू इक्वल है, दोनों की वैल्यू इक्वल है, अगर हम दोनों को वैल्यू को 1 ले लें तो थीटा आपका 1 आएगा। और मतलब थीटा की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, 45 डिग्री पे। तो इट मीन्स योर आंसर यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। Two unbiased coins are tossed. What is the probability of getting almost one head? एट मोस्ट वन हेड का क्या मतलब है, एट मोस्ट वन हेड का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा एक हेड आना चाहिए। एट मोस्ट और एट लीस्ट का कॉन्सेप्ट सब बच्चों को पता होना चाहिए। एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा एक हेड। ओके, ज्यादा से ज्यादा एक हेड का मतलब है कि एक हेड हो या एक भी ना हो तो भी सही है। तो क्या क्या आपके सैंपल स्पेस में क्या क्या आपके पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे, एच कॉमा एच टी, टी एच और टी टी। एच टी में एक एच है, टी एच में भी एक एच है, टी टी में एक भी एच नहीं है। एच एच हम नहीं ले सकते क्योंकि एच एच में दो ऐड हो जाएंगे, और हमें बोला गया है एट मोस्ट वन हेड। तो हमें ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड ले सकते हैं, हम उससे ज्यादा नहीं ले सकते। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 3, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 4। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/4। So your option A is correct. Next question. A jar contains some red, black, and green marbles. Or if the probability of getting a red marble is 1/5, the probability of getting a black marble is 1/4. And jar contain total 11 green marbles. Then total number of marbles that were in the jar is. तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है सबकी जो टोटल सम ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। 1 में से जो प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है को माइनस कर देंगे, यू विल गेट 11/20। अब क्वेश्चन में दिया है कि हमारे पास 11 मार्बल्स है, तो 11 मार्बल्स है तो टोटल मार्बल्स कितने हो गए जार में, 20। सो योर आंसर विल बी 20। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 17। Three sectors of a circle are given. Radius is given 7 centimeter and central angles is given 40, 60 and 80 degree. Three angles are given. बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको निकालना है शेडेड रीजन का एरिया। तो तीनों जो एंगल्स दिए हुए हैं 60, 80 और 40, तीनों को ऐड कर लीजिए। तीनों को ऐड करेंगे तो यू विल गेट 180। थीटा आपका आएगा 180, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 180/360। पाई की वैल्यू 20/7, 22/7, एंड रेडियस आपका दिया हुआ है 7। तो आपने सबको सॉल्व किया, यू विल गेट 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज योर रिक्वायर्ड वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 18। If the area of semicircular field is 15400
स्क्वायर मीटर। देन द पेरीमीटर ऑफ फील्ड इज, पेरीमीटर निकालना है आपको। अगर एरिया होता है सेमी सर्कुलर फील्ड का पाई आर स्क्वायर, हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, और पेरीमीटर क्या होगा सेमी सर्कुलर फील्ड मींस कि आपका हाफ सर्कल है ना, हाफ सर्कल सर्कुलर फील्ड है आपकी इस तरह से। तो जो सर्कुलर पार्ट है इसका, उसका एरिया कितना होगा पाई आर, क्योंकि फुल सर्कल का तो 2 पाई आर होता है, हाफ का कितना होगा पाई आर। और जो नीचे आपकी लाइन है कि नीचे जो लाइन है ये क्या है, रेडियस का ट्वाइस है, तो 2 ऑफ आर, ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो टोटल पेरीमीटर की वैल्यू आप ये निकालिए आपने 360√2, 360√2 विल बी योर फाइनल आंसर। सो विच इज ऑप्शन नंबर बी। मूविंग फर्दर, अब आप देख रहे हैं कि इसमें कितने क्वेश्चंस आपके सेट 3 से सिमिलर हैं और बाकी के सेट से सेम है। आप देख रहे हैं कुछ क्वेश्चंस बीच में अलग होते हैं, बाकी के क्वेश्चंस अलग नहीं होते हैं, बाकी के क्वेश्चन सेम ही होते हैं, बस उनका सीक्वेंस अलग हो जाता है। तो इधर क्वेश्चन नंबर 19 और 20 असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस, 12 एंड फर्स्ट में 19th क्वेश्चन में the number 12 n ends with digit 0 where n is a natural number, and any number n with digit 0 if its prime factor is of the form 2m into 5n where m and n are natural numbers. Okay, so 12n cannot end with digit 0, so assertion A is false, you know very well. But किसी भी नंबर की डिजिट अगर 0 से एंड करानी है तो उसका प्राइम फैक्टर में 2 और 5 के फैक्टर्स होने चाहिए, ये तो ट्रू है। तो A is false but the reason given is true. So your option D is correct. Now option D is correct. Now 20th question, values of mean, median and mode is given. Mode and mean is given, sorry, 60 and 66. Okay, and the value of median is 64. तो आपको फॉर्मूला पता है 3 median minus 2 mean. Mode is equal to 3 median minus 2 mean. और रीजन में आपको दे रखा है 2 मीन इज इक्वल टू मोड प्लस 3 मीडियन, तो ये तो आपका गलत है। रीजन में गलत दे दिया लेकिन आपका असर्शन करेक्ट है, तो इसमें क्या आएगा, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ओके, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। मूविंग फर्दर, नाउ दिस इज योर सेक्शन बी, 2 मार्क्स क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे हम। 21 क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 37, 66 एंड 89 लिविंग रिमाइंडर 2, 3 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। कैसे निकालेंगे ग्रेटेस्ट नंबर, तीनों नंबर में से रिमाइंडर को माइनस करेंगे, 37 माइनस 2, 66 माइनस 3, 89 माइनस 5, जो नंबर्स आएंगे उनका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। उनके प्राइम फैक्टर में आपने देखा कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 7 कॉमन नंबर, सो रिक्वायर्ड आंसर इज 7, योर आंसर इज 7। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या है जो इन तीनों नंबर को डिवाइड करे और 2, 3 और 5 रिमाइंडर आए, दैट इज 7। अब आप यहाँ देखिए, हर क्वेश्चन के आगे मैंने स्टेप्स के आगे मार्क्स लिखे हुए हैं कि कितने स्टेप्स में आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, कहाँ तक आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। तो सब बच्चे इसका जरूर ध्यान देंगे कि ये स्टेप में किस स्टेप में कितने मार्क्स मिलेंगे, इस चीज का जरूर ध्यान देंगे सब बच्चे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। बच्चे सोचते हैं कि हमें ये क्वेश्चन नहीं आता, इसको स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बट नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको स्टेप मार्किंग आपके क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में, ये आपका सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें भी आपकी स्टेप मार्किंग होती है। तो हर क्वेश्चन में ट्राई जरूर करना है आपको, जहां तक भी क्वेश्चन आता है यू हैव टू ट्राई। कोई भी स्टेप्स करेक्ट होने पे यू विल डेफिनेटली गेट मार्क्स। ओके, sum and difference of two numbers is given, 256 and 224, find their HCF and LCM। तो टू नंबर्स को हम लेट कर लेंगे x and y, so it is given कि दोनों का सम 256 है और दोनों का डिफरेंस 224 है। आप दोनों को ऐड करिए, दोनों को ऐड करेंगे तो x का वैल्यू 240 है और y का वैल्यू 16 है, यानी दोनों नंबर से आपके क्या आ गए, 240 और 16। ओके, अब दोनों नंबर जो है उनका HCF निकाल लेंगे और दोनों का LCM निकाल लेंगे, तो यू विल फाइंड HCF is 16 and LCM is 240। आगे बढ़ते हैं, आगे 22 क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपका नया है, ये दूसरे सेट्स में नहीं था। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज गिवन एंड दिस इज आल्सो गिवन, दिस कंडीशन इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 29 एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ओके, सो आपको वैल्यूज जो दी हैं आपने लिख ली, उसके बाद आपको पता है कि हमें
सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आप सभी जानते हैं। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो इक्वेशन से ये आ जाएगा। और सम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए। तो ये आ गया -20। और आपको ये कंडीशन दी हुई है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। ये यहाँ से जो आपने वैल्यू निकाली है उसको पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यू विल गेट k इज इक्वल टू 0। योर आंसर विल बी k इज इक्वल टू 0। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रेडियाई OA and OB ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इट मींस कि जो दोनों रेडियस हैं AO एंड OB दोनों परपेंडिकुलर है। मतलब यहाँ पे जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री आपका बन रहा है बीच में। एंड दोनों टेंजेंट्स हैं, जो दोनों टेंजेंट्स हैं वो P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो आपको प्रूव करना है कि AB इज इक्वल टू OT एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये आपको प्रूव करना है। कैसे करेंगे, आपको पता है ये जो दोनों रेडियस हैं AO और OB ये इक्वल होंगे, ठीक है। और आपको पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी हमारी टेंजेंट बनती है, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। सो आपके ये दोनों टेंजेंट्स TA और TB भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। जब आपकी ये TA और TB भी इक्वल हो गई, ठीक है, और आपका ये दोनों रेडियस भी इक्वल हो गए, तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, एक स्क्वायर हो गया। OABT इज अ स्क्वायर। और जब ये स्क्वायर हो गया तो यू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर की, क्या प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर की, कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर and diagonals are equal and diagonals bisect each other. So hence proved. Now this question number 24. Find the coordinates of point A where AB is the diameter of a circle whose center is given and B point is given. तो देखो इस क्वेश्चन में आपको सेंटर दिया हुआ है सर्कल का, B पॉइंट दिया हुआ है, आपको A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। आपको पता है सर्कल में जो सेंटर होता है वो, अगर आप कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो जो हमेशा सेंटर है वो क्या है, मिड पॉइंट होगा। तो इट मींस इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। मिड पॉइंट आपको दिया है 2, -3, x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू आपको, x1 और y1 की जगह आपको x और y दिया है, x2 और y2 की वैल्यू आपको दी है 1,4। आपको फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यूज और आंसर निकालना है। सभी बच्चे फॉर्मूला जानते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट x इज इक्वल टू 3 and y is equal to -10. So coordinates of point A are 3, -10. देख लीजिए आप सभी कितने इजी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये आपको बाहर दिख रहा है क्या है, एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के अंदर 2 सर्कल है। तो शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ 2 सर्कल्स। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, 2 सर्कल है तो 2 से मल्टीप्लाई किया और पाई आर स्क्वायर। और रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा, इसमें आपका 20 सेंटीमीटर है पूरा सर्कल का लेंथ, पूरा रेक्टेंगल का लेंथ। तो यानी ये वाला जो एक सर्कल है इसका लेंथ कितना हो गया, इसका पूरा डायमीटर तो 10 होगा और इसका रेडियस कितना हो जाएगा 5। और ऐसे ही दूसरे वाले सर्कल का भी रेडियस 5। सो रेडियस ऑफ सर्कल्स आर 5। सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 43 सेंटीमीटर स्क्वायर एज योर आंसर। इसी में और ऑप्शन में भी इसका बी पार्ट गिवन है, और करके सेकंड में या तो ये क्वेश्चन कीजिए या ये वाला कीजिए। द रेडियस ऑफ सर्कल इज गिवन whose was one sector, find the radius of circle। आपको रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है whose one sector has area 66 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ इट्स आर्क इज 22 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर दिया है 66, फॉर्मूला सभी जानते हैं, लेंथ ऑफ आर्क दिया है आपको 22। दोनों ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करना है और रेडियस निकालना है, और आप सॉल्व करेंगे तो आपका रेडियस आएगा 6 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन फिक्स ही है चैप्टर 1 से, रेशनल नंबर्स का, जिसमें आपको प्रूफ करना होता है कोई भी नंबर इररेशनल। यहाँ पे तो और इजी वाला आया हुआ है, 3 + √3 डिवाइडेड बाय √5 आपको प्रूफ करना है इररेशनल, जिसमें आपको पता है कि √3 एक इररेशनल नंबर होता है। तो इसके लिए वही प्रूफ करने के लिए इसको हम कॉन्ट्रडिक्शन के मेथड से प्रूफ करते हैं। बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन हम लेट करते हैं, लेट √3 + √3/5 बी अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है तो ये p/q की फॉर्म में होगा, p/q की फॉर्म में है तो लेफ्ट हैंड साइड में √3 रखिए, बाकी सब चीजों को राइट हैंड साइड में ले आइए। उसके बाद आपको पता है √3 इररेशनल है, तो बाकी जो साइड है, जब लेफ्ट हैंड साइड इररेशनल है तो राइट हैंड साइड भी
इरेशनल होनी चाहिए, लेकिन ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में है, तो ये तो रैशनल है। इस वजह से ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है कि जो हमने लेट किया है उस चीज के लिए और जो फैक्ट है वो चीज तो मतलब कॉन्ट्रडिक्शन है उस चीज के लिए। तो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, इट मीन्स जो हमने एजम्पशन लगाई है वो क्या है, रॉन्ग है। इट मीन्स कि √3 + √3/5 इज एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में और करके बी पार्ट है। संध्या has two pieces of cloth, 144 centimeter wide and 96 centimeter wide. She wants to cut both the pieces into equal size strips such that one is as wide as possible with none left over. What is the width she can cut and how many pieces she will get in all? तो क्या करना है आपको, 144 और 96 दोनों का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करके आपको दोनों का कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, तो यू विल गेट 48। यानी कि कितनी विड्थ है जो कॉमन है दोनों क्लॉथ्स में, 48 सेंटीमीटर। 48 सेंटीमीटर विड्थ का क्लॉथ वो कट कर सकती है। ओके, अब इसमें पूछा है कितने पीसेस उसको मिल जाएंगे, 48 सेंटीमीटर के कितने पीसेस वो कट कर सकती है। ठीक है, उसके लिए कैसे करेंगे आप, जो आपको दोनों, हाँ, जो विड्थ दी हुई है क्लॉथ की उससे उसको डिवाइड करेंगे। 144 डिवाइडेड बाय 48 और 96 भी डिवाइडेड बाय 48, दोनों को सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 3 + 2 यानी कि 5, यानी कि 5 पीसेस वो कट कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व फॉर एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी है इसमें आपको। ये आपको इक्वेशन दी हुई है, इसमें आपको बस सिंपली दोनों साइड आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू निकालनी है। देख लीजिए आप सभी कितना इजी क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में दिया हुआ है। एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी इसमें -2 and 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। In the figure, PQRS is a trapezium in which PQ is parallel to RS. On PQ and RS, there are points E and F respectively, such that EF intersects SQ at G. Prove that EQ multiply GS is equal to GQ multiply FS. कुछ नहीं करना है इसमें, आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं इसमें ट्रेपीजियम में, जीई क्यू और एस जी एफ, दो ट्राइंगल को दोनों को आपको सिमिलर प्रूव करना है। सिमिलर प्रूव कर देंगे बाय ए सिमिलैरिटी। तो क्या होगा, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, और जब साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं तो आपका जो आंसर है जो आपको प्रूव करना है वो आपका आ जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, कैलकुलेट द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इज गिवन is divided by the line y is equal to 2। ए और बी पॉइंट्स दिए हैं आपको। हमेशा पता है जब भी रेशियो कैलकुलेट करना होता है तो आप क्या करते हैं, आप हमेशा रेशियो को k:1 लेट कर लेते हैं अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। और आपको बोला है लाइन डिवाइडेड बाय द लाइन y is equal to 2, मीन्स जो लाइन से डिवाइड कर रहा है उसका y कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है आपको, 2 दिया हुआ है ऑलरेडी। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आपको निकालना है, P पॉइंट P। इसमें अब y तो आपको पता ही है 2, अब आपको a की वैल्यू निकालनी है तो, और एक आपको k निकालना है रेशियो। तो आप क्या करेंगे, इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे ऑब्वियसली। सेक्शन फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके आप सॉल्व करेंगे तो आपकी k की वैल्यू आएगी 3/5, k की वैल्यू 3/5 आएगी, k:1 में रखेंगे यानी कि 3/5:1। तो आपका k/5 k:1 की वैल्यू पुट करेंगे आप तो आपका क्या आएगा, रेशो क्या आ जाएगा, 3:5 आ जाएगा आपका। सॉरी, 3:5 will be your ratio। नाउ आपको ए की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकाल लीजिए आप इजिली। रेशो जो आपकी आ गई है के और 1 की वैल्यू, रेशो आ गया, रेशो की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ए पॉइंट आ जाएगा विच इज 21/4। सो योर होल कोऑर्डिनेट, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी 21/4, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। cosec a minus sin a sec a minus cos a equals 1/tan a plus cot a। ये आपको प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन में आपको LHS और RHS दोनों को लेके चलना है और आपका जो है आंसर सेम आ जाएगा। ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है। cosec a को आप जानते हैं 1/sin a होता है, sin a की जगह sin a रखेंगे। sec a आपका 1/cos a होता है, cos a की जगह cos a रखेंगे। सॉल्व करेंगे
एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलएचएस आपका कॉस ए और साइन ए आएगा और आरएचएस भी आपका कॉस ए साइन ए आएगा, यानी एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हैंस प्रूव्ड। हर क्वेश्चन में अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन में, ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें साइन और कॉस में वैल्यूज दी है तो आपको सिंपली सॉल्व करना है, लेकिन आपको साइन और कॉस के सिवा कुछ और चीज में वैल्यूज दी है तो आपको हर चीज को टेन, कॉट, कॉसेक, सेक सबको साइन और कॉस में चेंज कर लेना है। साइन और कॉस में चेंज करके आपको अपना आंसर निकाल लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कार्टून there were blue, red, green marbles, yellow marbles, balls, sorry. There are 240 balls in total. The number of balls of each color is represented in the following pie chart. If the Shreya picked a ball at random, then what is the probability that she picked a yellow ball? If 20 more yellow balls were added to the cartoon, then what is the probability that now she picked a ball which is yellow or green? So total balls आपको दे रखी है 240। अब आपको इस पाई चार्ट से आप इजिली निकाल सकते हैं नंबर ऑफ बॉल्स। आपको येलो बॉल निकालनी है तो येलो बॉल का आपको डिग्री में दिया हुआ है 30 डिग्री, तो 30/360 करेंगे क्योंकि कंप्लीट एंगल आपका 360 होता है तो आपका 1/12 आ गया। तो नंबर ऑफ बॉल्स कितनी आ गई, 30/360 करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल बॉल से तो यानी 20 आ गई। तो येलो बॉल्स कितनी है 20। इसी तरीके से आपको ये जो ग्रीन है, ग्रीन का दे रखा है 90 डिग्री, तो 90/360 इंटू 240 करेंगे तो आपकी येलो ग्रीन बॉल्स कितनी आ गई 60। अब आपको बोला है कि 20 मोर बॉल्स ऐड की गई हैं, यानी 20 में 20 और ऐड की गई हैं, यानी येलो बॉल्स टोटल कितनी हो गई 40 हो गई। और टोटल बॉल्स जो 240 थी उसमें 20 बॉल और ऐड हो गई तो कितनी हो गई 60 हो गई। अब आपको पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक येलो बॉल हो या ग्रीन बॉल हो, तो येलो बॉल हमारे पास टोटल कितनी है 40 और ग्रीन बॉल कितनी है टोटल 60। टोटल बॉल कितनी हो गई 100 और टोटल बॉल इधर कितनी है 260। सॉल्व करेंगे यू विल गेट 5/13 एज योर आंसर। और सब बच्चे इस पे जरूर ध्यान देंगे, जो मैंने हर स्टेप के आगे ये लिखा हुआ है कि कौन सा स्टेप कितने मार्क्स का है, इस चीज पे आप सबको जरूर ध्यान देना है। ओके, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पॉसिबल आउटकम्स। Offices in Delhi are open for 5 days a week, Monday to Friday. Two employees of an office remain absent for one day in the same particular week. Find the probability that they remain absent on the same day. Also find the probability that it was a Friday. ओके, अब ऑफिस है दिल्ली के 5 दिन खुले रहते हैं। 5 दिन में से आपको पूछा गया है इसमें कि 2 एम्प्लॉय जो है वो एब्सेंट रहते हैं एक दिन के लिए किसी वीक में, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों सेम डे पे एब्सेंट रहेंगे और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डे फ्राइडे होगा। ठीक है, तो आपने सारी पॉसिबल आउटकम्स लिख लिए पहले कि दोनों या तो मंडे को हो गए या एक मंडे को एक ट्यूसडे को हो गया या एक मंडे एक वेडनेसडे को हो गया। तो आपकी 5 डेज होते हैं तो आपके कितने 5 × 5 आपके कितने टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए 25 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए। 25 आउटकम्स हो गए आपके टोटल। बोला है एब्सेंट ऑन सेम डे। सेम डे मतलब दोनों मंडे हो जाए, दोनों ट्यूसडे, दोनों वेडनेसडे, दोनों थर्सडे या दोनों फ्राइडे, तो यू विल गेट 5 फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने 25। तो योर आंसर विल बी 5/25 विच इज 1/5। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल रिमेन ऑन एब्सेंट ऑन फ्राइडे, तो दोनों फ्राइडे को एब्सेंट हो ऐसा तो एक ही बार होगा, तो ये कितना हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी 1/25। नेक्स्ट, नाउ हम 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस। द हाउसेज ऑफ अ रो आर नंबर्ड consecutively 1 to 49. Show that there is a value x such that the sum of numbers of houses preceding the houses numbered x is equal to sum of the number of houses following it. Find the value of x. तो आपको क्वेश्चन में ए हाउसेज है 1 से लेके 49 तक, और 49 तक आपके हाउसेज है और आपको बोला है कि बीच में अगर हम कोई भी एक हाउस ले ले उसको हम एक्स बोलते हैं, तो उस एक्स से पहले के जितने हाउस है और उस एक्स के बाद के जो हाउस है दोनों क्या है इक्वल है, दोनों का सम क्या है इक्वल है, तो आपको उस एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे n49 है 149 नहीं है, तो आपका ए का वैल्यू भी 1, डी का वैल्यू भी 1 और n49 है, तो आपने वो x मान लिया। अब x के पहले के टोटल कितने हाउस होंगे x(x-1), ठीक है, और x जो आपने लिया है बीच में जो x लिया है उससे लेके 49 हाउस तक, टोटल 49 हाउस है, उनके बीच के कितने हाउस होंगे टोटल हाउस में से जहां तक आपने लिया है वहां तक माइनस कर दीजिए, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। उसमें अब आपको सम का फॉर्मूला आप जानते हैं एपी में, और सम का फॉर्मूला आप जानते हैं तो आप इजिली सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ए भी पता है, डी भी पता है, एन भी पता है और
सारी वैल्यूज आपको पता है और आप सारी वैल्यूज पुट करके आंसर निकालेंगे तो आपकी एक्स की वैल्यू आएगी +-35। लेकिन आपको नंबर ऑफ हाउसेस की बात की गई है, तो नंबर ऑफ हाउसेस आपके -35 तो नहीं हो सकते हैं, इसलिए योर आंसर विल बी x = 35। नेक्स्ट, इसी में और में भी क्वेश्चन है। Let if x, y, and z be the pth, qth, and rth term of an AP, then prove that p of y minus z, q of z minus x, and r of x minus y is equal to 0। तो pth टर्म, qth टर्म और rth टर्म आपको दे रखी है x, y और z। तो x आपकी pth टर्म है, इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया, y आपकी qth टर्म है और z आपकी rth टर्म है। अब दोनों तीनों इक्वेशन से आपने सब्ट्रैक्ट करके सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस किया, थर्ड में से सेकंड को माइनस किया, थर्ड में से फर्स्ट को माइनस किया, और x माइनस वाई और y माइनस जेड और z माइनस एक्स तीनों की वैल्यू को निकाल के और आपने इसमें पुट किया और सॉल्व किया तो यू विल गेट 0। इट मींस LHS = RHS, hence proved। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। आप सभी जानते हैं बीपीटी तो आपसे पूछा ही जाता है। देखिए फिर से बीपीटी आ गया आपके लिए 5 मार्क्स में। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पहले बीपीटी पूछा है और फिर 4 मार्क्स की बीपीटी है और 1 मार्क में इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन ऐड कर दिया है 1 मार्क में। तो आप सभी जानते हैं जब बीपीटी में आप ट्राइंगल्स क्या होते हैं सिमिलर प्रूफ करके साइड्स प्रोपोर्शनल कर देते हैं, इसी तरह से इस क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, सीए पैरेलल पीआर दिया है तो साइड्स प्रोपोर्शनल है तो पीसी का वैल्यू आ गया, और अगेन आपकी सीबी पैरेलल टू क्यूआर तो आपका बीआर, यानी ये जो दोनों वैल्यूज है बहुत ही इजिली आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। A bird was flying parallel to the ground in east and west direction। अब एक बर्ड है वो फ्लाई कर रही है इधर ईस्ट में और वेस्ट में। एक बर्ड इधर है पी पॉइंट पे जो ईस्ट है आपका, और एक क्यू पॉइंट पे जो आपका वेस्ट में है, और दोनों क्या है पैरेलल है, यानी सेम आप सीधी लाइन खींच सकते हैं। दोनों की हाइट 100 मीटर है, दोनों बर्ड्स की हाइट। अब सुनीता जो है बीच में खड़ी है, ए पॉइंट पे सुनीता खड़ी है यहाँ पे, और उसने जो है ऑब्जर्व किया जो बर्ड ईस्ट में है उसको तो 30 डिग्री एंगल पे है, और जो बर्ड वेस्ट में है उसको 45 डिग्री एंगल पे, और 2 मिनट्स बाद उसने देखा कि जो वेस्ट में है वो 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो क्या पूछा है आपसे कि जो ये बर्ड है जो यहाँ से उड़ के यहाँ पहुंच गई, पी से क्यू पे पहुंच गई उड़ के 2 मिनट में, उस बर्ड की स्पीड क्या है। ठीक है, तो पहले तो आपने क्या निकाला, पहले आपने एसी का वैल्यू निकाला कि जो जहां बर्ड उड़ रही है और जहां पे ये आप गर्ल खड़ी है सुनीता, एसी उसका डिस्टेंस क्या है, तो उसका आपने सॉल्व किया tan थीटा के फॉर्मूला से, तो आपका 173 आया। फिर आपने ये एडी का वैल्यू निकाला कि जो बी बर्ड है, जो दूसरी बर्ड जहां वो उड़ के पहुंच गई वहां का डिस्टेंस कितना है, तो वो आपका 100 आया। तो बर्ड ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 मिनट में, 273 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 मिनट में। तो फिर आपको स्पीड का फॉर्मूला पता ही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसने 273 और टाइम कितना लिया है उसने 2 मिनट्स। तो आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ गया 136.5 मीटर पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारांश इज बिल्डिंग अ ग्रीन हाउस इन हिज फार्म और द बेस ऑफ ग्रीन हाउस इज सर्कुलर हैविंग अ डायमीटर 12 मीटर। It was a spherical dome on the top of a cylindrical base of height 2 मीटर। ये एक सिलेंड्रिकल बेस है, ये डोम टाइप उसने बनाना है इसको फार्म में, और उसमें उसको प्लांट्स लगाने हैं। ऊपर नीचे से सिलेंड्रिकल है, ऊपर से हेमिस्फेरिकल उसको बनाया है उसने, और उसका आपको एरिया निकालना है कि उसमें कितनी प्लास्टिक शीट लगेगी। CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला आप लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर कॉस्ट निकालनी है 70 रुपीज पर मीटर के हिसाब से, तो आपका कॉस्ट भी आ जाएगा। फिर आपसे ये भी पूछा गया है कि उसमें कितनी एयर है, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड दैट। तो एरिया वॉल्यूम ऑफ एयर के लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, दोनों की वैल्यूज को आप क्या करेंगे, दोनों में वैल्यूज पुट करेंगे तो यू विल गेट वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इनसाइड दैट ग्रीन हाउस। इसका बी पार्ट भी पूछा गया था, सेम क्वेश्चन है ये आपका सेट 3 का, कि 2 रेक्टेंगुलर शीट्स है, उनकी डायमेंशन दी है, उनको फोल्ड करके सिलेंडर बनाना है, लेकिन 1 सेंटीमीटर का ओवरलैप हो जाएगा एंड्स में से, तो वो 1 सेंटीमीटर का जो ओवरलैप होगा उसको आप माइनस कर दोगे। 155 सेंटीमीटर में से 1 माइनस करोगे तो 154 आएगा। ऐसे ही 45 में से 1 माइनस करोगे तो आपका 44 आ जाएगा। तो आपकी जो दोनों शीट्स हैं वो क्या आ जाएंगी 154 एंड 44।
ठीक है, दोनों का सरकमफेरेंस यूज किया गया है। सरकमफेरेंस निकालेंगे 2 पाई आर, 2 पाई आर से सरकमफेरेंस से आपका रेडियस आ जाएगा, तो दो सिलेंडर बनाएगा। फर्स्ट सिलेंडर का रेडियस 24.5, सेकेंड सिलेंडर का रेडियस 7, तो दोनों के डिफरेंस कितना है रेडियाई में 17.5। अब आपको दोनों के वॉल्यूम्स का रेशो निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। रेडियस रखा दोनों का, दोनों की इन्होंने डायमेंशंस रखी है 155 and 45, and you will get the required ratio. नाउ 4 मार्क्स क्वेश्चन। ये वाला सेक्शन जो है आपका केस स्टडी वाला, ये हमेशा सेम रहता है, चाहे आपका कोई भी सेट हो। सेट 1, 2, 3 में केस स्टडी वाला क्वेश्चन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपके सेम ही रहते हैं। जो आपके सेट बाकी सेट्स में पूछे गए हैं वही क्वेश्चंस इस सेट में भी पूछे गए हैं। जैसे इसमें रमेश वाला क्वेश्चन है, बस इसका सीक्वेंस चेंज कर दिया है कि वो रोप को घुमा रहा है 2 मीटर को, 2 मीटर रोप घुमा रहा है, तो डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होगा 4 मीटर, क्योंकि 2 का डबल क्या होता है 4 मीटर। उसके बाद लेंथ निकालनी है एक्स वाई। लेंथ निकालने के लिए आपने क्या किया, दोनों ट्रायंगल, जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पे, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद आपने कॉन्ग्रुएंसी का कंडीशन यूज किया। उसके बाद आपने थीटा वाला एंगल से एक्स वाई का वैल्यू निकाल दिया 2√3। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्राउंड में रोप प्लेस कर दी 4 स्टिक्स लगा के, उसके बाद ये वैल्यूज दी हुई हैं और सी डी का वैल्यू आपको निकालना है। तो आपने ये फिर से सर्कल वाला जो फॉर्मूला है, सर्कल वाला जो कंडीशन है कि टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, उन कंडीशंस को यूज करके आपकी सी डी की वैल्यू आ गई है 7 मीटर। और ये क्वेश्चन है इसमें थर्ड क्वेश्चन जो होता है उसमें ऑप्शन होता है, बी पार्ट भी होता है 2 मार्क्स का जो होता है। इसमें ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल में अगेन वही सेम कॉन्सेप्ट यूज किया है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट इक्वल है। तो आपने जिसमें 3 ट्रायंगल बन रहे हैं एओबी, एओसी और बीओसी, तीनों के एरिया को प्लस किया है और एक्स का वैल्यू निकाल के साइड ऑफ ट्रायंगल निकाल दिया है। उसके बाद ये एसएल वर्ड वाला क्वेश्चन है। एसएल वर्ड में गए हैं बच्चे, टिकट्स का प्राइस बोला गया है कि टोटल बच्चे गए हैं 300, एक्स को मान लिया है हमने चिल्ड्रन और वाई को मान लिया है एडल्ट, टोटल 300 गए हैं, तो एक्स प्लस वाई 300 और 150 रुपीज अगर चिल्ड्रंस का टिकट प्राइस है, 250 एडल्ट का, तो 150 एक्स प्लस 250 वाई इज इक्वल टू टोटल कितना कलेक्ट हुआ है उनके पास 55,000। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है फिर। तो x की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 200, दोनों मिला के 300 है, तो एडल्ट हो गए 300। मनी कितना कलेक्ट हुआ वो निकाल लेंगे, एडल्ट से कितना कलेक्ट हुआ वो निकाल लेंगे और चिल्ड्रन से कितना कलेक्ट हुआ वो निकाल लेंगे। और ये इसमें नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि जो एडल्ट्स हैं उनसे जो मनी कलेक्ट किया गया है उसमें 100 रुपए बढ़ा दिया, उनके टिकट का प्राइस 100 रुपए बढ़ा दिया, तब कितना मनी कलेक्ट होगा ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। स्टैटिस्टिक्स में आपको सीएफ पूछा, सीएफ में आपको मीडियन क्लास पूछी गई है, तो फर्स्ट पार्ट में तो आप सीएफ निकालेंगे। सीएफ निकालने के बाद जो उसकी लोअर लिमिट है वो बता देंगे 0.08। मॉडल क्लास पूछिए, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो आपकी मॉडल क्लास होती है। 0.08 to 0.12 इज योर मॉडल क्लास। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, सॉरी, यहाँ पे जो है टेबल में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 9 नहीं है आपकी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 10 है, तभी ये मॉडल क्लास है क्योंकि इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद आपको इसी टेबल का मीन निकालना है, एक्स आई निकालेंगे, एफ आई निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो मीन आपका आएगा 0.10। मीन निकालिए या फिर इसके थर्ड में बी ऑप्शन में दिया हुआ है मीडियन निकालिए, तो वही n/2 करके सीएफ का टेबल बनता है। सीएफ वाली टेबल बनाई आपने, मीडियन का फॉर्मूला आपको पता ही है, L + n/2 - CF × H, सारी वैल्यूज पुट करके आपने मीडियन निकाल लिया। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आपने देखा आज हमने सेट 1 डिस्कस किया है। सेट 1 में भी आपने देखा कि कुछ क्वेश्चंस आपके अलग है, बाकी मोस्टली क्वेश्चंस आपके 70% क्वेश्चंस आपके सेम ही रहते हैं, बस उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो अभी आपने देखा कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स के पेपर में भी कितना अच्छे क्वेश्चंस और कितने इजी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और कितने टॉपिक सेंटर्ड क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं। तो आप सभी बच्चे इन सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए और जिस बच्चे के इस साल बोर्ड है, अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अभी से, चैप्टर वाइज आप इसमें से क्वेश्चन पिक करके और आप अपने क्वेश्चंस को देख सकते हैं कि आपको कैसे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, कौन से क्वेश्चंस पे सॉल्व करना है, कौन से क्वेश्चंस पे फोकस करना है, किस टॉपिक पे कौन से क्वेश्चंस आपको फोकस करने हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग कंप्लीट मैथ्स एंड मैजिक। थैंक यू।